प्राइवेट सेक्टर में कोई ऑप्शन नहीं था, वो चाहता था चलो सरकारी नौकरी कर ले, पर सरकारी नौकरी में था एक बहुत बड़ा आरक्षण। वहां 30% आरक्षण ऐसा था जिन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों के जो परिवार है उनके लिए 30% सीट आरक्षित थी। हालांकि इस प्रोविजन को विरोध के बाद हसीना सरकार ने हटा दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसको वापस रीइंस्टेट कर दिया। तो जब से फैसला आया तब से स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन चालू किया और धीरे धीरे उसमें हिंसाएं थोड़ी बढ़ने लगी। फिर कुछ विपक्षी पार्टियां, बीएनपी और अन्य पार्टियां थी, उन्होंने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और धीरे धीरे प्रोटेस्ट ने इतना उग्र रूप ले लिया कि वहां पे आगजनी, दंगे होने लगे। अंततः शेख हसीना को रिजाइन करके देश से भागना पड़ा। अभी वहां पे टेम्पररी गवर्नमेंट बनी है मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के नोबेल विजेता थे, उनके नेतृत्व में। लेकिन वो सरकार कितने समय तक रहेगी पता नहीं है। ये मोहम्मद यूनुस जी जो सरकार बनी है, ये भारत के प्रो रहेगी या चाइना के प्रो रहेगी या पाकिस्तान के प्रो रहेगी, ये भी पता नहीं है। तो अभी इन सबको लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो राजनीतिक रूप से क्या होगा वो आगे की बात है। अपन बात करते हैं आर्थिक रूप से क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं बांग्लादेश से हम क्या इंपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं, और इस क्राइसिस से क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा। तो हम बांग्लादेश से टोटल 1.8 बिलियन यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, 5 मेन आइटम बताता हूँ। हम रेडीमेड गारमेंट, बने बनाए कपड़े इंपोर्ट करते हैं $600 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ के। फिर बाकी टेक्सटाइल जो कि रेडीमेड के अलावा है वो करते हैं लगभग 325 मिलियन का। यानी अगर गौर से देखें तो 50% इंपोर्ट तो कपड़ा और कपड़े से रिलेटेड चीजों का ही करते हैं। फिर एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट 300 मिलियन, इंजीनियरिंग गुड्स 250 मिलियन और लेदर से रिलेटेड 78 मिलियन का इंपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो कोई बड़ा भारी इंपोर्ट नहीं करते, ऐसी कोई चीज पे या इतना कोई अमाउंट नहीं लेते जिससे डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो इस क्राइसिस की वजह से इंपोर्ट पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात कपड़े की, उस इंडस्ट्री पे तो अलग से बात करूंगा। अब बात करते हैं इंपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, देखते हैं। बांग्लादेश को हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं 11.1 बिलियन का, यानी लगभग 90,000 करोड़। यानी जितना माल मंगाते हैं उससे लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा बेच भी देते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2.5 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़। कुछ विशेष टाइप का टेक्सटाइल, रॉ मटेरियल टाइप, वो हम इनको बेचते हैं, उसमें कॉटन वगैरह सब आ गया, ये करते हैं 2 बिलियन का यानी लगभग 17,000 करोड़। और कॉटन एक्सपोर्ट की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा बायर है वो बांग्लादेश है। तो अगर यहाँ पे कुछ क्राइसिस हुआ और लंबे समय तक चला तो ये जो हमारा कॉटन का एक्सपोर्ट है ये थोड़ा प्रभावित हो सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स करते हैं 2 बिलियन के, पेट्रोकेमिकल गुड्स करते हैं 1.25 बिलियन के, और फाइनली केमिकल करते हैं लगभग 1 बिलियन का। इसके अलावा प्याज, बिजली और बहुत सारे खाने पीने की चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। सवाल ये कि ये जो 90,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है क्या ये जारी रहेगा? तो आंसर ये है कि साहब मोस्ट ऑफ द चीजें जारी रहेगी, क्योंकि उनके पास हमारे अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं है। नई सरकार भी आएगी, फ्रेंडली नहीं होगी, दुश्मन सरकार भी आ गई तो भी एकदम जीरो नहीं कर सकती, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो हम उसमें से मात्र 2.5% एक्सपोर्ट ही बांग्लादेश को करते हैं। तो अगर ये आधा भी हो गया तो 1-1.25% का फर्क पड़ेगा, जो कि इम्पैक्टफुल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे भविष्य के प्लान थे कि अगले 5 साल में, 10 साल में जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट है वो कई गुना बढ़ा देंगे। उस प्लान को जरूर झटका लगाए। मतलब वैसा ही मान लीजिए कि मालदीव से हमारे कैसे रिश्ते थे एक जमाने में, और फिर जैसी सरकार बदली तो क्या हुआ, बस वही चीज बांग्लादेश में दिख सकती है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट होगा। ध्यान से सुनना, जो बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड ही उस पे करती है। टेक में चीजें रिज्यूम हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ज्यादा ही फैक्ट्रियां जला दी और ये क्राइसिस 3 महीने, 6 महीने, साल भर चल गया तो भाई साहब पूरी कपड़े से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब में बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। वो वर्ल्ड लेवल पे भी आएगा और इंडिया लेवल पे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने भी पुराने कपड़े बने हुए थे जो दुकान में है, स्टोर में है, वो तो बिक जाएंगे जिस रेट पे, पर नया कपड़ा भैया बनेगा नहीं, नए डिजाइन आएंगे नहीं, और नए डिजाइन जो आएंगे लिमिटेड उसमें आएंगे और उनकी रेट्स बढ़ी हुई आएगी। तो अब आपको शायद नए डिजाइन ना मिले और जो डिजाइन मिले काफी महंगे मिले, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। कई बार तो ऐसा होता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम थी इसलिए बढ़ा दिया, और कई बार ऐसा होता है कि इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कुछ कंपनियां जानबूझ के प्राइस बढ़ा देती है कि यार 1000 की शर्ट थी अब तो 2000 की पड़ेगी, क्योंकि वहां तो क्राइसिस हो गया ना साहब। जैसे पेट्रोल 1 रुपए महंगा होता है, एकदम से आलू प्याज डबल कर देते हैं कई लोग, चाहे कुछ हुआ हो ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। पूरे क्राइसिस में एक उम्मीद की किरण छोटी सी ये बनती है कि हो सकता है कि वैसा अगर वहां पे डिसरप्शन लंबा चला जाए तो वो जो ऑर्डर बांग्लादेश जाते थे, कुछ ऑर्डर इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास आए और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा कैप्चर करने का मौका हमको मिल जाए। तो इस चक्कर में कुछ इंडियन कंपनीज के पास ऑर्डर भी बढ़ने लगे हैं, और कुछ कंपनीज जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके शेयर प्राइस में भी थोड़ा सा उछाल देखा गया है। बहुत बड़ा सवाल यह है कि भैया क्या बांग्लादेश ने तो पूरी इंडस्ट्री उसके बेसिस पे बिल्ड की थी, क्या इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड चीज एक और आती है कि वहां पे
क्योंकि वो बहुत अंडर डेवलप कंट्री है, वहां पे 0% ड्यूटी पे काम हो रहा था। इंडिया में तो भाई साहब ड्यूटी लगती है, तो वो ड्यूटी के कारण थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस रहेगा, हमारी कॉस्टिंग हायर ही रहेगी। तो क्या हम वो कैप्चर कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंपोर्ट देख लिया, एक्सपोर्ट देख लिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख ली। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम उनके साथ कर रहे थे या कर रहे हैं और उस पर इंपैक्ट आ सकता है। इंडियन रेलवे बांग्लादेश रेलवे से 5 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और वो 5 पॉइंट अभी जब तक क्राइसिस है रोक दिए गए हैं। दोबारा चालू होंगे नहीं होंगे पता नहीं है। एक रेलवे कनेक्शन की बात हुई थी अगरतला से बांग्लादेश, उसकी प्लानिंग चल रही थी, वो भी अब हवा में लटक गया, पता नहीं होगा नहीं होगा। एक बातचीत चल रही थी रेल और रोड नेटवर्क डेवलप करने की 4 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब वो जो योजना है वो भी हवा में लटक गई है, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा। शेख हसीना होती पक्का हो जाता, लेकिन भाई साहब अब पता नहीं है। इंडियन रेलवे की एक एक्सपोर्ट आर्म है राइट्स लिमिटेड, उसको भी 950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बांग्लादेश रेलवे को 200 ब्रॉड पैसेंजर के कैरेज भेजने थे, यानी जो आपके डिब्बे होते हैं। अब वो भी हवा में, पता नहीं होगा नहीं होगा। एक वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फेरी सर्विस थी जो कि वाराणसी से असम में डिब्रूगढ़ होते हुए बांग्लादेश तक थी, वो भी हवा में लटक गई है। अभी प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने एक जॉइंटली इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन डाली थी, जिसकी कैपेसिटी की जो हाई स्पीड डीजल है 1 मिलियन टन पर ईयर इधर से उधर भेजा जा सके। अब वो योजना भी खतरे में पड़ गई है। ये तो बात हुई सरकार तो सरकार के एग्रीमेंट हुए थे, प्राइवेट कंपनी के साथ क्या होगा वो अब सुनो। असम में एक रिफाइनरी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, वो 2015 से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बांग्लादेश को दे रही थी। अब नई सरकार लेगी नहीं लेगी पता नहीं। अडानी पावर 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई करता है, अब पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट अडानी के पास रहेगा कि नहीं। वैसे जो एग्रीमेंट है ये पावर परचेज एग्रीमेंट है बांग्लादेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, तो होपफुली बांग्लादेश के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसको एकदम से तो टर्मिनेट नहीं कर सकते, बिजली तो चाहिए, लेकिन हो सकता है भविष्य में चाइना के साथ बैठ के कोई दूसरी व्यवस्था की जाए और अडानी को आउट किया जाए। एक इंडियन कंपनी है मैरिको, जो बनाती है पैराशूट ऑयल, निहार ऑयल, सेटवेट जेल, सफोला। इसका जो इंटरनेशनल बिजनेस का 44% जो है वो बांग्लादेश से आता है, तो अब इनके रेवेन्यू को भी तगड़ा झटका लगेगा। अब इनके शेयर्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। और भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जिनका अमूल है, डाबर है, जिसका 1 से 5% बिजनेस बांग्लादेश से होता है। सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन इंपैक्ट तो होगा। एक जो इंपैक्ट भारत पे आने वाला है वो है तो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, पर इंपैक्ट तो बिजनेस को भी करेगा। वो क्या क्या है, आप ये भारत का मैप देखिए और ये बांग्लादेश की पोजीशन देखिए। ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है यहां से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। शेख हसीना सरकार से पहले यहां से कुछ आतंकवादी ग्रुप्स थे जो आते थे और नॉर्थ ईस्ट में हिंसा फैला के फिर बांग्लादेश भाग जाते थे। शेख हसीना के कार्यकाल में इस पे बड़ी रोक लगी थी और नॉर्थ ईस्ट में लगभग काफी शांति थी। लेकिन अब हसीना सरकार चली गई है, नई सरकार आएगी और हो सकता है वापस से एक्टिविटी चालू हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जितना भी डेवलपमेंट अपने आज तक किया है या जो चल रहा है या जो भविष्य में करने की प्लानिंग है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो भारत के जितने रिसोर्सेज लगे वो रिसोर्सेज हो सकता है वेस्ट हो जाए, या जो आगे रिसोर्स लगने वाले थे, आगे संभावनाएं थी, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, जो है तो पॉलिटिकल लेकिन इंपैक्ट करेगा आर्थिक गतिविधियों को। एक और जियोपॉलिटिकल रीजन, चाइना हमको आसपास अलग अलग जगह से घेरना चाहता है, हमारे हर पड़ोसी को हमारे अगेंस्ट करना चाहता है। अभी बांग्लादेश हमारा पड़ोसी था, इससे हमारी 4100 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। अगर जब तक सब कुछ ठीक था तो हमको कोई टेंशन नहीं थी, हमारी सेना कहीं और लगी हुई थी। लेकिन भाई साहब अब इस पे चाइना अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेगा, और ये जो इतनी बड़ी बॉर्डर है इसको सिक्योर करने में हमें पैसा भी लगाना पड़ेगा, आर्मी भी लगानी पड़ेगी। हमारा ध्यान जो सिर्फ ग्रोथ की तरफ था, अब इन चीजों की तरफ थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन तो आएगा। प्लस वहां पे भी जैसा सुना जा रहा है कि हिंदुओं पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे 1-1.5 करोड़ हिंदू हैं। उनमें से अगर 10% ने भी सोचा हम तो पलायन करेंगे, भारत जाएंगे, तो 15-20 लाख लोगों की एक जनसंख्या भारत में प्रवेश कर सकती है। वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। तो बांग्लादेश की इस क्राइसिस की वजह से बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी थी ये काफी हद तक खतरे में आ गई है। अब ये देखने वाली बात है कि ये क्राइसिस कितना लंबा चलता है, 1 हफ्ता चलता है, 1 महीना चलता है, या 1 साल तक जाता है। नई सरकार किसकी बनती है, कितने समय तक रहती है, उसका रुख क्या होता है। लेकिन जब तक ये फाइनल